नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी बाई डॉक्टर अनामिका में। एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं एक नए विषय को लेकर, और उससे आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने का। तो बिना समय बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की ओर से। हर वीडियो हमारा महत्वपूर्ण होता है, तो एक आज के और महत्वपूर्ण वीडियो की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर जो हमारे 8 शब्द भेद हैं, उनमें से पहले भेद संज्ञा की बात करते हैं। बचपन से हम सभी ये परिभाषा, ये एकमात्र परिभाषा होगी जिसमें हमारी जुबान कभी नहीं फिसलती। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। किसी भी स्थिति में ये परिभाषा हमारी याददाश्त से कभी नहीं, हमारी स्मृतियों में बनी रहती, कभी नहीं मिटती, हमेशा बनी रहती है। आज उसी संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा जिसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं? नाम। संज्ञा यानी नाम। संज्ञा यानी नाम। किसका नाम? तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम, है ना? और भाव के नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा क्या है? ये संज्ञा क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का नाम। वास्तविकता में संज्ञा यही है। नाम यानी संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाते हैं। और ये नाम कौन से होते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम। ये परिभाषा हमने बचपन में पढ़ी, आज भी हमें याद है। अब इन नामों को हम, यहाँ तो इतने सारे नाम दिए गए हैं, इन नामों को हम किन किन रूप में वर्गीकृत करते हैं, किस किस रूप में रखते हैं, कहाँ कहाँ रखते हैं, उसी के आधार पर संज्ञा भेद की बात की जाती है। ठीक है ना? तो इसी आधार पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम कुछ शब्द लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे लड़का, व्यक्ति, रमेश, व्यक्ति, कुर्सी, वस्तु, दिल्ली, स्थान, शहर, स्थान। ठीक है ना? फिर हमने लिखा यहां पर पेड़, एक प्राणी, पेड़ भी एक प्राणवान वस्तु है। फिर हमने लिखा मिठास। तो यहां ये सारे क्या है? ये लड़का व्यक्ति का नाम है, लड़का व्यक्ति शब्द का बोध करा रहा है, रमेश व्यक्ति का बोध करा रहा है, कुर्सी वस्तु का, दिल्ली स्थान का, शहर स्थान का, पेड़ एक प्राणवान वस्तु का और मिठास एक प्रकार के भाव का। हम यहाँ और भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा नदी, फिर हमने लिखा गंगा, फिर हमने लिखा इमारत। तो इमारत किसी निर्माण का जिक्र हमने किया, घर, ऐसी बहुत सारी चीजें, जितने भी नाम हैं, चाहे वो व्यक्ति के हों, वस्तु के हों, प्राणवान वस्तुओं के हों, निर्जीव वस्तुओं के हों, जो भी नाम है उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो वैसे नाम जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध कराएं, उन नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? अब इस संज्ञा में ये जो इतने सारे उदाहरण हमने ये लिख रखे हैं, इन उदाहरणों में भी हमें कुछ कुछ अंतर दिखाई देता है। जैसे लड़का, तो लड़का अगर हमने कहा तो दुनिया का कोई भी लड़का, लेकिन रमेश हमने कहा तो एक खास लड़का। तो इन नामों में ये अंतर दिख रहा है। ये लड़का तो दुनिया का कोई भी लड़का, लेकिन जैसे ही हमने कहा रमेश, तो दुनिया के उन बहुत सारे लड़कों में से या बहुत सारे लड़कों में से एक खास लड़का रमेश। तो ये नाम में अंतर आ गया। उसी तरह से हमने कहा दिल्ली, तो दुनिया में जो बहुत सारे शहर होते हैं उनमें से एक खास शहर दिल्ली, और हमने अगर शहर शब्द कहा तो दुनिया का कोई भी शहर। उसी तरह से
मिठास, एक भाव। तो ये जो हमें उदाहरण में अंतर दिख रहा है, उदाहरण में लिखे गए नामों में जो अंतर दिख रहा है, ये अंतर हमें बताता है कि संज्ञा के अलग अलग भेद होते हैं जहां इन नामों को लिखा जाता है। ठीक है ना, जिसके अंतर्गत इन नामों को हम रख सकते हैं। तो अब बात करेंगे संज्ञा के भेद की। संज्ञा भेद हमें उदाहरण ने बता दिया है कि संज्ञा में अंतर है। इनके उदाहरणों का अंतर हमें बता रहा है कि इसमें जो अंतर है उसे हम किस तरह से भिन्न भिन्न भेदों में रख सकते हैं। तो संज्ञा के भेद की बात करें तो मुख्यतया संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मुख्यतया संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना। कहीं कहीं ये आपको 5 भेद के रूप में दिखाई देंगे, या जब हमने अपनी स्कूली पढ़ाई की थी तब हमें संज्ञा के 5 भेद पढ़ाए गए थे। ये 5 भेद ही अब 3 भेदों में समाहित हो गए। कैसे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और ये 2 अन्य भेद हैं कौन से, वो भी मैं आपको आगे चर्चा के दौरान दिखाऊंगी, बताऊंगी भी। तो सबसे पहले मुख्य भेदों की बात करते हैं। तो संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये सभी अपने नाम से स्पष्ट है। जातिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की पूरी जाति का बोध कराए। ठीक है ना। ऐसे नाम जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की पूरी जाति का बोध कराए। उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे भी और इसको देखेंगे भी। अब हमने यहां उदाहरण लिखा लड़का, जो वहां उदाहरण हमने लिखा था, हमने यहां लिखा लड़का। अब यह लड़का शब्द लड़का जाति का बोध करवा रहा है, किसी एक खास जैसे ही हमने कहा लड़का तो यह पूरे जाति का बोध करा रहा है। हमने लिखा शहर, तो यह पूरे संसार में जितने भी शहर हैं उनमें से कोई एक शहर, जितना भी दुनिया में लड़का है उसमें से कोई एक लड़का, तो पूरी जाति का लड़का, शहर, नदी, पहाड़। ठीक है ना। ये जब शब्द हमने लिखे तो ये इसकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, हम किसी खास की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये भी अपने नाम से स्पष्ट है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम, इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जो व्यक्ति विशेष का, व्यक्ति कहने का अर्थ है, व्यक्ति नाम में उसके जरूर है, परंतु व्यक्ति का अर्थ सिर्फ इंसान नहीं, यहां व्यक्तिवाचक से यानी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी। ठीक है ना। अभी हमने यहां बहुत सारे शब्द लिख रखे थे, यहां एक और मैंने लिख दिया, इमारत। अब यहां देखेंगे ये लड़का जहां लड़कों की पूरी जाति का बोध करा रहा है, अगर हमने यहां लिखा राम। राम एक ऐसा उदाहरण है ना, व्याकरण में सबसे ज्यादा अत्याचार इसी नाम पे होता है। हिंदी व्याकरण की किताब उलट लो, हर जगह आपको राम मिलेगा। अच्छे काम करता हुआ, बुरे काम करता हुआ, खेलता कूदता, दौड़ता, पढ़ता, हर जगह में राम ही दिखाई देता है। तो मैंने फिर अभी उसी नाम को इस्तेमाल करके एक बार फिर से उस अत्याचार को किया है। तो राम, लड़का कहा तो कोई भी लड़का, लेकिन जैसे ही हमने कहा राम तो एक खास लड़का, एक खास व्यक्ति। ठीक है। उसी तरह से हमने यहां लिखा शहर, यहां हमने लिख दिया दिल्ली। शहर, अगर हमने कहा कि मुझे शहर जाना है तो किस शहर जाना हमने नहीं स्पष्ट किया। हो सकता है हम दिल्ली जा रहे हैं, हो सकता है हम
बेंगलोर जा रहे हों, हो सकता है हम मुंबई जा रहे हों, ठीक है ना, तो हमने स्पष्ट नहीं किया। भारत से अलग देश के शहरों में भी हम जा सकते हैं अगर सुविधा मिली तो, संभव हुआ तो दिल्ली शहर कहा तो दुनिया का कोई भी शहर, लेकिन हमने दिल्ली कह दिया, तब यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया जो कि एक खास स्थान के नाम का, एक खास शहर के नाम का बोध करा रहा है। दिल्ली भारत की राजधानी। उसी तरह से हमने अगर यहाँ शहर लिखा फिर देश लिख दिया, तो देश की बात की तो विश्व का कोई भी देश, लेकिन यहां अगर हमने लिखा भारत एक खास देश, अमेरिका एक खास देश, तो इस तरह से ये खास देश का बोध करा रहा है। लड़का कोई भी, राम व्यक्ति विशेष, शहर कोई भी, दिल्ली विशेष, देश कोई भी, भारत अमेरिका विशेष खास, ठीक है। उसी तरह से हमने यहां लिखा है नदी, नदी दुनिया की कोई भी नदी, लेकिन जैसे ही हमने कहा गंगा तो भारत की वह महत्वपूर्ण नदी, एक खास नाम हमारे सामने आ गया। तो खास नामों का जो बोध कराए उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से हमने यहां लिखा है पहाड़, लेकिन हमने लिख दिया हिमालय, तो एक खास पर्वत, एक विशेष पर्वत, पर्वत विशेष। हमने यहां लिखा इमारत, हमने यहां लिख दिया लाल किला। इमारत कोई भी इमारत, लेकिन अगर हमने लिख दिया लाल किला, ताजमहल, तो वो एक खास इमारत का बोध कराने लगा। तो नाम का यही अंतर है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक जो पूरी जाति, पूरे समूह का बोध कराए, और व्यक्तिवाचक जो खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम का बोध कराए। तो ये अंतर है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसके दो और भेद जो पहले पढ़े जाते थे अभी हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं आपको मिलेंगे, वो इसी जातिवाचक में समाहित कर दिए गए हैं। वो भेद हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जो कि यहीं पर समाहित कर दिए गए हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जिसे कहीं कहीं समुदायवाचक भी कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसी संज्ञाएं हैं, पहले इन्हें अलग करके पढ़ा जाता था और अब इन्हें जातिवाचक में समाहित कर दिया गया। समाहित कर देना यानी मिला दिया गया है। जैसे अगर मैंने यहां लिखा, इन्हीं उदाहरणों में मैंने लिखा होता मिट्टी, ठीक है ना, या दूध, ठीक है, दूध, या मैंने लिखा होता मेला, झुंड, भीड़, ठीक है। तो भीड़ जो है, ये भीड़ समूहवाचक, भीड़ जो है वो समूहवाचक शब्द है, यानी जहां पर एक से अधिक उपस्थित हो। भीड़, मेला, कक्षा, ठीक है ना, ये समूहवाचक शब्द हैं। और इधर हमने अगर लिखा दूध, पानी, मिट्टी, पूर्व में इसकी परिभाषा दी जाती थी कि द्रव्यवाचक ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो नापने और तोलने वाले नामों का बोध करवाते हैं, जिनको नापा या तोला जा सके। जैसे दूध है, पानी है, सोना है, ये सारे ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे नाम हैं जिनको नापा या तोला जा सकता है। और समूहवाचक जहां एक से अधिक संख्या में लोग या प्राणी एकत्रित हो, तो वो समूह या समुदायवाचक। अब यहां ध्यान देंगे, इन्हें अलग करके भी देख सकते हैं, तो ये नापे तोले जा सकते हैं। लड़का, शहर, देश, नदी, पहाड़, इमारत को हम नाप तोल नहीं सकते हैं। तो इनमें ये अंतर तो जरूर है, लेकिन ये भी तो जाति का बोध कराते हैं। दूध, दूध की भी कई जातियां प्रजातियां होती हैं। गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, है ना, पूरे क्रीम का दूध, पूरा मलाई वाला दूध, मलाई निकाला गया दूध, तो कई श्रेणियों में हम उसे बांट सकते हैं। तो दूध हमने कहा तो ये हर प्रकार के दूध की जाति का बोध करा रहा है, तो इस तरह से हम इसे जातिवाचक के अंतर्गत रख सकते हैं। यह स्थिति पानी की है, खारा पानी, मीठा पानी, पानी के भी कई प्रकार होते हैं, तो वो जाति का बोध करा सकता है। ऐसा मानकर इसे भी यहाँ पर समाहित कर दिया गया। यह स्थिति मिट्टी की भी है। इधर भीड़, मेला, कक्षा की बात करें तो अगर हम देखें मेला,
मेला जहां बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, परंतु एकत्रित होने वाले लोग हैं कौन? लोग हैं ना, इंसान। तो ये जाति का बोध करा रहा है, मनुष्य की जाति का। कक्षा में 40 बच्चे जरूर बैठे हैं या 20 बच्चे जरूर बैठे हैं, पर वे बैठे हुए कौन हैं? बच्चे हैं ना, तो बच्चों की जाति का बोध करा रहा है। तो इसीलिए इन द्रव्यवाचक और समूहवाचक को व्यक्तिवाचक के अंतर्गत समाहित करके अब संज्ञा के मुख्यतया 3 भेद पढ़े जाते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर आपका प्रश्न पत्र है जहां लिखा गया है भीड़ या कक्षा, तब आप सबसे पहले विकल्प पर ध्यान देंगे। अगर वहां जातिवाचक लिखा हुआ है तो आप जातिवाचक का चुनाव करेंगे, लेकिन वहां जातिवाचक नहीं लिखकर कक्षा शब्द के लिए उचित विकल्प का चुनाव करें, संज्ञा विकल्प का चुनाव करें, और लिखा हो समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ठीक है ना, या इनमें से कोई नहीं, तब हम समूहवाचक संज्ञा का चुनाव करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो समस्या नहीं हो, इसलिए आपको मैंने स्पष्ट कर दिया यहां। तो ये हो गए खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की जाति का बोध। तो जातिवाचक संज्ञा, जैसे हमने कहा आम, तो आम जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आम की किसी भी प्रजाति को हम यहाँ पर लाकर रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ लिखा दशहरी, तो आम की एक खास जाति का, एक खास आम का बोध होने लगा, तब हमने यहाँ उसे दशहरी आम अगर हमने लिख दिया तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। इसी तरह से प्राणियों की भी नामों को भी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। ठीक है ना, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को देखने के बाद हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं। भाव है क्या? भाववाचक यानी भाव का बोध कराने वाले। भाव है क्या? कैसे समझेंगे कि ये भाव है? भाव वो अवस्था है, ठीक है ना, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम जिसे देख या दिखा नहीं सकते हैं। तो ऐसे भाव या इस प्रकार, इस भाव के अंतर्गत हमारे गुण आते हैं, हमारी अवस्था आती है, ये सब कुछ इस भाव में आते हैं। तो भाव, गुण, अवस्था, गुण, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द। अब ये जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, ये अपने आप नहीं होती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ठीक है ना, विशेषण शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से, इन सब से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। जैसे, और इसके लिए इसमें कुछ खास प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे वे मुख्यतया जो प्रत्यय प्रयोग होते हैं भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण में, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ये नाम हमारे पास पहले से होते हैं, परंतु भाववाचक संज्ञाओं का हम निर्माण करते हैं। और ये मुख्य प्रत्यय होते हैं ता, आई, वट, हट, त्व, पन, पा, आस आदि। ये प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग करके, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रयोग करके, क्रिया शब्दों में प्रयोग करके हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर लेते हैं। कैसे? ये हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमारे पास एक शब्द, विशेषण शब्द है मीठा, उससे, ठीक है ना, हमारे पास एक विशेषण शब्द है मीठा। ये मीठा विशेषण है, विशेषता बताने का काम कर रहा है। इसी मीठा में हमने आस प्रत्यय को जोड़ दिया, तो हमारे पास शब्द क्या बन गया? नया, मिठास। अब ये मीठा होने का भाव, मिठास वह शब्द है जिसे ना हम लड़का शब्द देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। हम भारत है, अमेरिका है, हम मानचित्र पर उसका नक्शा बनाकर कह सकते हैं ये भारत है, परंतु मिठास को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे दिखाएंगे? हम भारत, नदी, गंगा, हिमालय, सबको, लड़का, नदी, सबों को परिभाषित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, देख सकते हैं,
परंतु इस मिठास को कैसे देखेंगे? यही भाव है, यही भाव है। हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए अब आपको एक आम खाने को दिया गया, एक टॉफी खाने को दी गई, आपने खाकर कहा इस आम में बहुत मिठास है। अब जो हमारे सामने खड़ा व्यक्ति है उसे इस मिठास को कैसे बताएंगे? वो पूछेगा मिठास क्या होती है, मिठास कहा इसका मतलब, तो हम कैसे उसे बताएंगे कि ये मिठास क्या है? हम क्या करेंगे, उसे एक आम दे देंगे और उससे कहेंगे इसे खाकर देखो, पूछेंगे कैसा महसूस हुआ। अब तुम्हें जो महसूस हुआ वही मिठास है, और उसने भी अंदाजा लगाया कि मुझे जो महसूस हुआ, इसी महसूस होने वाले भाव को उस व्यक्ति ने मिठास कहा था। तो यह एक भाव है। जैसे इसमें बहुत सारे भाव आते हैं, दुख है ना, हम बहुत सारे भावों की चर्चा कर सकते हैं। दुख है, खुशी है, ये सब क्या है? भाव है। ये सब भाव है, इन्हें हम देख और दिखा नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दुख है, खुशी है, दर्द है, पीड़ा है, हर्ष है, ये सब भाव है और इनका निर्माण हम करते हैं। जैसे ईमान, ईमान शब्द में हमने दारी प्रत्यय का प्रयोग कर दिया और हमारा शब्द बन गया ईमानदारी। अब यह एक भाव है ना, ईमानदारी एक भाव है। घबराना क्रिया है, घबराना क्रिया है, इसमें हमने हट प्रत्यय का प्रयोग कर लिया, शब्द बन गया घबराहट। ठीक है, घबराहट एक भाव है। जब हम कोई काम हमसे बिगड़ जाता है तब हमारी उस स्थिति में हमारे चेहरे पर जो भाव आते हैं, जो हमारे काम करने के हमारे हाथों में और चेहरे पर जो भाव आते हैं, हमारे अंदर जो बेचैनी उत्पन्न होती है, इसी को हम भाव कहते हैं। तो ये हो गया। जैसे पशु, इसी पशु में, पशु यानी जानवर, इसी पशु में हमने त्व प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तो हमारा भाववाचक शब्द बन गया पशुत्व। भाववाचक शब्द क्या बन गया हमारा? पशुत्व, यानी पशु होने का भाव। पशु होने का ये है हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, पशु होने का भाव। अब ये पशु होने का भाव जो है, इसका मतलब यह नहीं होता जानवर। पशु होने का भाव किसी भी मनुष्य में भी हो सकता है। अगर हमारे गुण मनुष्यों की तरह नहीं होकर जानवरों की तरह दिख रहे हैं तो हम कहते हैं उसमें पशुत्व का भाव है। दानवी प्रवृत्ति, यानी असुरों जैसा हमारा व्यवहार होता है, जो कि हम किसी की परवाह नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आते हैं तो कहते हैं दानवी वृत्ति है। तो ये दानवी, पाश्विक, ये सारे ऐसे भाव हैं जो हमें किसी भाव का यानी एहसास का बोध कराते हैं। तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। हम और भी जैसे सर्वनाम शब्दों से आपको दिखा सकती हूँ। जैसे अपना सर्वनाम शब्द है, ठीक है ना, इसमें हमने पन प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया अपनापन, यानी अपना होने का भाव, अपनापन। तो ये है भाववाचक संज्ञा, जो दुख, खुशी, दर्द, पीड़ा, हर्ष, मिठास, ईमानदारी, घबराहट, पशुत्व, अपनापन जैसे भावों का बोध करा रही है। जैसे रोग जातिवाचक संज्ञा है, किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है, और रोगी विशेषण है। ठीक है ना, रोगी व्यक्ति। लेकिन इसी प्रकार से जैसे हम रोग से रोगी बनाते हैं, संज्ञा से हमने विशेषण बनाया, ठीक उसी प्रकार से हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, जो हमारे मन के भावों को, उसके अलावा अवस्था को, हमारे गुणों का बोध करवाती हैं। जैसे गुस्सा से गुस्सैल, गुस्सा तो दोनों ही, गुस्सा भी एक भाव ही है, लेकिन और क्रोध से क्रोधित, वह क्रोधित है। तो क्रोधित है क्या? हमारे चेहरे, उसके चेहरे पर हमें लकीरें दिख रही हैं, आंखें लाल दिख रही हैं, पर ये क्रोधित कहाँ दिख रहा है? तो यह एक भाव है। तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। तो फिर से एक बार हम संज्ञा को देखेंगे। संज्ञा यानी नाम। किसका नाम? सभी प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का नाम। अब इन नामों में जो अंतर हमें दिखाई दिया, जैसे लड़का, रमेश, दिल्ली, शहर,
ये हमें बता रहा है कि संज्ञा के भेद होते हैं, और उस आधार पर हमने देखा कि संज्ञा के मुख्यतया 3 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। इस जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 और रूप हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें अगर जरूरत ना हो तो हम जातिवाचक के अंतर्गत रख सकते हैं। बेसिकली ये होते जातिवाचक ही हैं। जैसे कक्षा में बच्चे बैठे, बच्चों की जाति का बोध करा रहे हैं। मेला में खड़े मनुष्य, मनुष्य जाति का बोध करा रहे हैं। भीड़ में खड़े पशु अगर है, पशुओं की भीड़ है तो पशु जाति का बोध कराएंगे, और मनुष्यों की भीड़ है तो मनुष्य जाति का बोध कराएंगे। उसी प्रकार से दूध, पानी, मिट्टी भी हमें है, तो ये ऐसी संज्ञाएं जिनको हम नाप तोल सकते हैं, परंतु अगर बात करें तो ये भी किसी जाति का बोध करा रही हैं। तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को, जैसे राम, दिल्ली, भारत, गंगा, हिमालय, लाल किला, तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भाव, गुण, दोष, अवस्था जैसे भावों का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि संज्ञा में आगे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आज के लिए इतना करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।